नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके जीएस की क्लास। किसकी दोस्तों? यह दोस्तों जीके जीएस की क्लास रहने वाली है। किसकी दोस्तों? यह जीके जीएस की क्लास आपके लिए रहने वाली है। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों आपको यह क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि ये जीके जीएस की क्लास रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर या दोस्तों आप यूपीएसआई की बात करते हैं, या दोस्तों एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करते हैं, या दोस्तों आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर दोस्तों आप तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपको बड़े अच्छे से लेनी है। इसका एक एक प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो पहले प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक आपको बना रहना है। इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना है, आपको नोट्स बना के चलना है। जितना भी मैं बताऊं उसको अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न मेरा कहता है दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है 2010 में यूनेस्को ने सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुद्दियट्टू, यहाँ पर देखेंगे मुद्दियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मुद्दियट्टू की बात कर रहा है, जो कि 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों बताएंगे मुद्दियट्टू कहाँ से संबंधित रखता है? बताइए, केरल से, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, कहाँ से संबंधित है ये? तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यह तो केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा ना इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, केरल। बताइए, लाहो की अगर जब भी बात आती है मेरे प्यारे साथियों तो याद रखेंगे यह मेघालय से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? यह मेघालय से संबंधित है लाहो, ठीक है। अब दोस्तों मेघालय की बात आई है तो दोस्तों मेघालय से आपको कुछ और भी याद रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर नोंग किसकी बात करते हैं? नोंग क्रेम की। किसी दोस्तों अगर दोस्तों नोंग क्रेम की बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे नोंग क्रेम, दोस्तों नोंग क्रेम की बात करते हैं, नोंग क्रेम यह दोस्तों किससे संबंधित है? यह भी लाहो से संबंधित है। उसके बाद आता है दोस्तों बेहदी खलम। क्या आता है दोस्तों? आता है बेहदी खलम। बेहदी खलम कहाँ से संबंधित है? ये भी दोस्तों मेघालय से संबंधित है। क्या आपको पता है मेघालय से साध सुख? क्या याद है दोस्तों? क्या शाद सुख याद रहेगा? शाद सुख का संबंध कहाँ से है? मेघालय से है, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों यहीं पर बांग्ला की, किसकी? बांग्ला की बात करते हैं, यह कहाँ से संबंधित है? ये भी मेघालय से संबंधित है। एक और याद रखेंगे दोस्तों, क्या? खासी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? खासी याद रखेंगे ना, खासी। तो दोस्तों नोंग क्रेम, बेहदी खलम, साध सुख, बांग्ला, खासी, ये सब कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये मेघालय से संबंधित है। याद रहेगा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताइए, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताइए, पटियाला, आगरा, बनारस, किराना। बताइए, अगर पटियाला की बात करते हैं दोस्तों, पटियाला तो यह दोस्तों पंजाब से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब से संबंधित है। आगरा की जब भी बात आती है तो दोस्तों यूपी को याद करते हैं। बनारस भी दोस्तों यूपी से संबंधित है, ठीक है। अगर किराना की बात करते हैं तो ये भी यूपी से संबंधित है। लेकिन हमारा दोस्तों आंसर क्या होगा? गंगूबाई हंगल का संबंध तो दोस्तों यह किराना से संबंधित है, किराना घराना से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों किराना घराना की बात करते हैं तो दोस्तों किराना घराना कहाँ पर स्थित है? किराना घराना कहाँ पर है? तो कहेंगे दोस्तों यह मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर है दोस्तों? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। याद रहेगा, मुजफ्फरनगर में। अगर दोस्तों इसके संस्थापक की बात करते हैं, बताइए इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों करीम खां। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे दोस्तों करीम खां,
कौन है इसके संस्थापक? दोस्तों याद रखेंगे करीम खां इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ कर बात करते हैं इसमें दोस्तों कलाकार कौन होते हैं, तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेना। कलाकार कौन लिखेंगे? लिखेंगे बलदेव सिंह बाली। कौन है? बलदेव सिंह बाली यहाँ के कलाकार हैं। और कौन है दोस्तों? लिखेंगे अब्दुल वाहिद खान। कौन? अब्दुल वाहिद खान। तीसरे नंबर पे लिख लेंगे दोस्तों भीमसेन जोशी। क्या लिखेंगे? भीमसेन जोशी। चौथे नंबर पर लिखेंगे दोस्तों उपेंद्र भट्ट। कौन? उपेंद्र भट्ट। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताइए। हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताइए। वायलिन के, संतूर के, सारंगी के, सितार के? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो कहेंगे दोस्तों हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? तो कहेंगे दोस्तों यह सितार के उस्ताद हैं। किसके? सितार के उस्ताद हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सितार के और भी कौन कौन से उस्ताद हैं, इनके बारे में बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रम से लिखेंगे दोस्तों, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए सितार से और कौन संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ बताएंगे दोस्तों पंडित रविशंकर। कौन दोस्तों? लिखेंगे पंडित रविशंकर। कौन हो जाएंगे दोस्तों? पंडित रविशंकर। याद रहेगा। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? दोस्तों सितार से। दूसरे नंबर पर कौन लिखेंगे? लिखेंगे दोस्तों निखिल बनर्जी। कौन लिखेंगे? निखिल बनर्जी। याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों, निखिल बनर्जी। ठीक है, चौथे नंबर पे लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों विलायत खान। कौन? विलायत खान। ठीक है, लिखेंगे बिल्कुल विलायत खान। याद रहेगा। चौथे नंबर पे लिखेंगे। बताइए सितार से चौथे नंबर पे किसी का नाम बताइए। तो कहेंगे दोस्तों अरविंद पारेख। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अरविंद पारेख। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरविंद पारेख। याद रहेगा, अरविंद पारेख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार से। हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद है? तो सितार के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? बताइए। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय? बताइए। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएंगे तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? चिथिरई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, तमिलनाडु में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं बताइए। तमिलनाडु में अगर बात करते हैं तो चिथिरई हो गई। अगर दोस्तों बात की जाए चित्राथी, किसकी दोस्तों? चित्राथी की बात की जाती है। यहाँ पर अच्छे से देखेंगे किसकी बात की जाती है दोस्तों? बात की जाती है चित्राथी। दोस्तों किसकी? चित्राथी का संबंध किससे है दोस्तों? ये भी तमिलनाडु से है। उसके बाद आता है दोस्तों, पूछा जाता है जल्लीकट्टू। क्या आता है दोस्तों? आता है जल्लीकट्टू। याद रहेगा दोस्तों, जल्लीकट्टू कहाँ से है दोस्तों? ये भी दोस्तों किससे है? तमिलनाडु से। उसके बाद आता है मेरे प्यारे साथियों एक और लिखेंगे पोंगल। क्या लिखेंगे? पोंगल। पोंगल का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। और लिखेंगे, बताइए। और लिखेंगे तो लिखेंगे दोस्तों महामहल। क्या लिखेंगे? महामहिम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। याद रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए पुथंडू, क्या याद करेंगे दोस्तों? पुथंडू। याद रहेगा क्या? पुथंडू भी उत्सव मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मैंने कितने लिखाए? चित्रार्थी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहिम या और पुथंडू, और यहाँ पर दोस्तों चिथिरई। यह दोस्तों आपको याद रखना है तमिलनाडु से। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? बताइए। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 दोस्तों, 1975, 1978, 1971 या 1982? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1975। कब जीता था? 1975 में जीता था। एक सेकेंड दोस्तों, 1975 में जीता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब जीता था?
1975 में जीता था। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए किसको हरा करके जीता था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने जीता था, भारत ने जीता था दोस्तों, हराया किसको था, हराया दोस्तों लिखेंगे हराया, तो हराया किसको था, यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, कह रहा है हराया, हराया किसको था, तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों किसे हराया था, तो कहेंगे दोस्तों पाकिस्तान को हराया था। किसे हराया था, पाक को, किसे हराया था, पाकिस्तान को हराया था, याद रखा जाए। अगर पूछा जाए उस वक्त 1975 में भारतीय हॉकी के दोस्तों कैप्टन कौन थे, अगर कैप्टन की बात की जाती दोस्तों, क्या अगर बात की जाए दोस्तों उस वक्त कैप्टन कौन थे, क्या दोस्तों बात की जाए कैप्टन कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन की बात की जा रही है तो बताएंगे दोस्तों अजीत पाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों, लिखेंगे अजीत पाल दोस्तों, लिखेंगे अजीत पाल सिंह थे। कौन थे, अजीत पाल सिंह थे उस वक्त इसके कौन थे, कैप्टन थे। अगर पूछा जाए जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था तो यह दोस्तों कौन सा वर्ल्ड कप था, बताइए कौन सा वर्ल्ड कप था, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यह दोस्तों तीसरा वर्ल्ड कप था। कौन सा था दोस्तों, तीसरा वर्ल्ड कप था। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है, बताइए निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप कौन सा हो जाएगा, बताइए कव्वाली, गजल, टप्पा, भजन, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कहेंगे क्या हो जाएगा, टप्पा। टप्पा का संबंध किससे करेंगे दोस्तों, संगीत है और यह किससे, पंजाब से संबंधित है, टप्पा। अच्छा, पंजाब से और भी पूछे जाएं तो आप बताएंगे क्या, बताइए, और भी हम लिख देते हैं तो यहाँ से आप बताएंगे पंजाब से, तो कहेंगे दोस्तों क्या, जुगनी, क्या कहेंगे दोस्तों, जुगनी, जुगनी याद रखेंगे दोस्तों। और क्या याद रखेंगे, अगर पूछा जाए दोस्तों सुहाग, क्या दोस्तों, सुहाग याद रहेगा दोस्तों, सुहाग याद रहेगा। और आता है दोस्तों लोरियम, क्या आता है दोस्तों, आता है लोरियम, लोरियम, ठीक है, लोरियम। इसके बाद एक और याद रखेंगे दोस्तों, घोरियम, क्या दोस्तों, घोरियम, घोरियम, ठीक है, क्या जुगनी, सुहाग, लोरियम, घोरियम, ये सब आपको याद रखने हैं। पंजाब राज्य संगीत के एक मुख्य शिखर रूप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पर टप्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, बताइए दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसकी बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो यह दोस्तों कब आया, फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो दोस्तों आया ये 1891 में। कब आया, 1891 में आया। अगर दोस्तों यहाँ पर यूएस ओपन की बात करते हैं तो यह दोस्तों 1881 में आया। कब आया, 1881 में आया। अगर दोस्तों हम विंबलडन की बात करते हैं, विंबलडन की बात करते हैं तो दोस्तों यह 1877 में आया। कब आया, 1877 में। उसके बाद आता दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो यह दोस्तों 1905 में आया। कब आया, 1905 में आया। अब दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, बताइए सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा हो जाएगा, तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे विंबलडन हो जाएगा, क्योंकि यह 1877 में आया था। कब आया था, 1877 में आया था। तो और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या याद रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है वह कौन सी पुस्तक है जो कि दोस्तों बुकर पुरस्कार तो विजेता है और लेकिन किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी, बताइए। अगर दोस्तों शांताराम की बात करते हैं तो ये तो किरण देसाई की नहीं है, नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, किरण देसाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी बात हो जाएगी दोस्तों द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। क्या हो जाएगा, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है, क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं बुकर प्राइस इसको कब मिला, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं बुकर प्राइस, दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं बुकर प्राइस इसको कब मिला। दोस्तों बुकर प्राइज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बुकर प्राइज इसको कब मिला, तो दोस्तों बताएंगे 2006 में। कब मिला था, 2006 में इसको बुकर प्राइज मिला था। इतनी बात इसको यहाँ से रखेंगे याद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ, बताइए। कह रहा है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1949, बताइए। अगर यहाँ पर बात करता है दोस्तों प्रथम सत्र की बात कर रहा है तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहीं पर संविधान सभा की स्थापना, दोस्तों संविधान सभा की स्थापना की बात करते हैं, अगर संविधान सभा की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों यह संविधान सभा की स्थापना कब होती है, दोस्तों यह होती है 6 दिसंबर। कब होती है दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को क्या होती है, संविधान सभा की स्थापना, ठीक है, याद रखेंगे। अगर दोस्तों यहीं पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाए, पहला संशोधन, दोस्तों पहला संबोधन कौन था, बताइए। जो दोस्तों संविधान सभा था उसमें पहला संबोधन किसको बनाया गया था, बताइए। पहला संबोधन कौन बना था, तो जिसने दोस्तों संविधान सभा को संबोधित किया था वह कौन था दोस्तों, वह था दोस्तों जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों, जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों, जेबी कृपलानी, याद रखेंगे जेबी कृपलानी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, बताइए। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री BN राव या दोस्तों डॉक्टर KM मुंशी। यहाँ पर दोस्तों परामर्शदाता की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों श्री BN राव। कौन थे, श्री BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों संविधान का पहला प्रारूप बनाया, क्या दोस्तों संविधान का पहला प्रारूप किसे बनाया गया था, दोस्तों इन्हीं को बनाया गया था। क्या, संविधान का पहला प्रारूप, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, बताइए। यानी कि दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया, बताएंगे। क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत या दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या दोस्तों माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, बताइए। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिप्स प्रस्तावों की अगर बात करते हैं तो यह दोस्तों कब हुआ था, दोस्तों 1942 में। कब, ये तो दोस्तों 1942 में, याद रखेंगे 1942 में। अगर दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना, बताइए। तो यह दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना आया, बताइए कहाँ आया था, यह दोस्तों 1946 में। क्या दोस्तों 1946 में आया था। दोस्तों कहाँ आया था, यह मेरे प्यारे साथियों दिल्ली में आया था। कहाँ आया था, दिल्ली में आया था, दिल्ली में आया था 1946 में। अगर डेट पूछी जाती है इसकी तो दोस्तों आप डेट लिख लेना 24 मार्च। क्या लिखेंगे डेट, 24 मार्च, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दोस्तों दिल्ली में आया था, ठीक है। अगर पूछी जाए यहाँ पर कैबिनेट मिशन फिर पेश कब किया गया था तो दोस्तों कहेंगे 16 मई 1946 को पेश कर दिया गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह दोस्तों 1947 की है। कब की है दोस्तों, 1947 की है, ठीक है।
अगर यहाँ पर माउंटबेटन योजना की बात की जाए दोस्तों, माउंटबेटन योजना, तो दोस्तों ये भी 1947 की है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसके दो किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या दोस्तों सरदार पटेल। यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो दोस्तों यह किसके अध्यक्ष थे, बताइए। तो यह कहेंगे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके दोस्तों, यह दोस्तों प्रारूप, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, याद रहेगा, प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर तो सरदार पटेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरदार पटेल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, पूछा जाए मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार या दोस्तों सलाहकार समिति, तो इसके भी कौन थे, तो दोस्तों सरदार पटेल ही याद रखा जाएगा। ठीक है, क्या, सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, बताइए। कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या दोस्तों 15 नवंबर 1949। बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, बताइए कब किया गया था। प्रश्न नंबर 14 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर सभी मेरे मित्र बताएंगे, कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करते हैं लागू कब हुआ, बताइए, यह दोस्तों लागू कब हुआ। अगर बात करते हैं लागू कब हुआ, तो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, बताइए यह लागू कब हुआ। तो यहाँ पर बताएंगे 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था दोस्तों, यह दोस्तों कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। याद रहेगा इतनी बात, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अगर यहाँ पे बात करते हैं संविधान में दोस्तों, संविधान निर्माण में समय कितना लगा था, बताइए संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, बताइए, तो कहेंगे दोस्तों 2 वर्ष, कितना दोस्तों, 2 वर्ष दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 18 डे। याद रखेंगे इतना बात, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, बताइए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, 15, 13, 12 या 10। तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 15 महिलाएं थीं। कितनी थी, 15 महिलाएं थीं। अगर यहाँ पर दोस्तों पूछा जाए कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, बताइए। यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों कितनी महिला ने हस्ताक्षर किए, क्या दोस्तों बात करेंगे हस्ताक्षर किए, बताइए। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए संविधान सभा में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाओं ने किए थे, 11 महिलाओं ने किए थे। ठीक है, याद रहेगा। जिसमें दोस्तों अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, याद है, ऐसा रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुचेता कृपलानी, ऐसे करके 15 महिला टोटल थी, आपको सब याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं बचती है, तो नहीं तो मैं आपको बताता।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? बताइए क्या प्रश्न है आपका। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? बताइए, भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर राय या दोस्तों दमदमा। बताइए कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों भीमबेटका की बात करते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका की बात करते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर दोस्तों हथनौरा की बात करते हैं तो ये भी मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर उसके बाद बात आती है दोस्तों सराय नाहर राय की, तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? यह मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर दमदमा की बात करते हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछ रहा है प्राचीनतम जीवाश्म मिले थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के दोस्तों हथनौरा में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के हथनौरा में मिले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? दोस्तों ऐसा कौन था जिसने दोस्तों भीमबेटका को पहली बार देखा और उसको देखने के बाद शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताइए कौन हो जाएगा? माधव स्वरूप दत्त, HD संकालिया, BS बाकड़कर या दोस्तों BN मिश्र। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जिसने दोस्तों प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा भीमबेटका गुफा को देखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए BS बाकड़कर। कौन? BS बाकड़कर। ठीक है, थोड़ा नाम इसका अटपटा सा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? BS बाकड़कर। ऑप्शन नंबर सी तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर दोस्तों पूछा जाए कब खोजा था, बताइए खोजा कब था? तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 1957 में। कब? 1957 में दोस्तों खोजा था, याद रखा जाएगा। ये 1957 में खोजा था। अगर पूछा जाए दोस्तों भीमबेटका को दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया है। दोस्तों किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसमें दोस्तों? यूनेस्को। दोस्तों यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो कहेंगे दोस्तों 2003 में। कब? 2003 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए, कह रहा है भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या दोस्तों कोटदीजी। बताइए कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेहरगढ़ की, अगर दोस्तों मेहरगढ़ की बात करते हैं तो बताएंगे मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान में स्थित है। अगर दोस्तों कालीबंगा की बात की जाती है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो यह मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों लोथल की बात की जाती है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बताएंगे लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगर दोस्तों बात करती है कि कोटदीजी, दोस्तों कोटदीजी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी दोस्तों मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो दोस्तों पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिले थे। कहाँ मिले थे? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है दोस्तों, जो मेहरगढ़ है वह किस नदी पर बसा हुआ है? बताइए किस नदी पर बसा हुआ है? तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों नदी। वह दोस्तों नदी कौन सी है? तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों बोलन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? बोलन नदी। ठीक है, याद रखेंगे, इस बात को याद रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है,
कृषि की अगर बात करते हैं, इसके जो प्रमाण मिले थे वह प्रमाण कहे किसके मिले थे, तो दोस्तों प्रमाण की बात करेंगे दोस्तों गेहूं और दोस्तों किसके मिले थे, जौ के मिले थे। किससे, गेहूं और जौ। याद रखेंगे इतने बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हमारा यहाँ पर तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं, चावल, जौ या दोस्तों बाजरा, बताइए। तो दोस्तों मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह मेरे प्यारे साथियों क्या था, जौ था। क्या था, जौ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे हैं नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या दोस्तों मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों नबदा टोली की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से दोस्तों एक प्रश्न और आता है जो पूछा जाता है दोस्तों, भोजताल। क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, पूछा जाता है भोजताल। क्या पूछा जाता है, भोजताल। तो दोस्तों भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह दोस्तों भोपाल में स्थित है। भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोजताल स्थित है। याद रखेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, बताइए। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, बताइए। 11, 12, 9 या दोस्तों 10, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर सब करेंगे, 9 राज्य स्थित हैं। कौन से स्थित हैं, 9 राज्य स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम भारत की स्थिति देखते हैं, भारत हमारा देश इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तट रेखा है दोस्तों, इस साइड से जो राज्य लगते हैं और दोस्तों इस साइड से राज्य लगते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी तट की तरफ से कितने राज्य लगते हैं, प्रश्न आता है तो बताएंगे। पश्चिमी तट से दोस्तों 5 राज्य लगते हैं। अगर दोस्तों पूर्वी तट की बात करता है तो दोस्तों यहाँ से 4 राज्य लगते हैं। तो हमारे पास टोटल राज्य कितने हो जाते हैं दोस्तों, टोटल राज्य हमारे पास 9 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों मैं एक बार आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की बात करते हैं तो दोस्तों लिखेंगे गुजरात। क्या लिखेंगे दोस्तों, गुजरात। क्या लिखेंगे, गुजरात। ठीक है, गुजरात लिखेंगे दोस्तों। गुजरात की कितनी लंबाई लगती है दोस्तों, तो कहेंगे दोस्तों 1214 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1214 किलोमीटर। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्या आता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश आता है। क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की कितनी लंबाई लगती है, तो कहेंगे 973 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 973 किलोमीटर। इसके बाद भी पूछा जाए तो क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है दोस्तों तमिलनाडु। क्या आता है दोस्तों, दोस्तों आ जाता है तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी लगती है, तो लगती है 906 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगर फिर भी पूछा जाए इससे कम किसकी लगती है, तो यहाँ पर याद करेंगे दोस्तों किसको, दोस्तों याद करेंगे महाराष्ट्र को। किसे दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की लगती है। किसकी, महाराष्ट्र की लगती है। तो दोस्तों कितनी लगती है, तो यहाँ पर बताएंगे दोस्तों 652 किलोमीटर। कितनी, 652 किलोमीटर। याद रखा जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे कम किस राज्य की सीमा लगती है तट रेखा से, बताइए समुद्री सीमा सबसे कम किसकी लगती है, तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटू सा हमारा एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। ठीक है, गोवा है। इसकी सीमा लगभग दोस्तों 104 या दोस्तों 103 किलोमीटर लगती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, बताइए। भारत में कन्याकुमारी की क्या अवस्थिति है, बताइए। भूमध्य रेखा के दक्षिणी में, कर्क रेखा के उत्तर में,
मकर रेखा के दक्षिण में या दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में? बताइए कहाँ हो जाएगा? कन्याकुमारी की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये दोस्तों हमारी निकल के जाती है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा निकल के जाती है कि अगर ये दोस्तों यहाँ पर देखते हैंगे हम, तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारा 8 डिग्री दोस्तों 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों एक तरीके से हमारा भारत है। यहाँ पर दोस्तों छोटू सा हमारा भारत बसा हुआ है। क्या यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर हमारा भारत बसा हुआ है, इस जगह पर हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत बसा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, नीचे तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कन्याकुमारी की स्थिति। तो दोस्तों कन्याकुमारी तुम्हारे ऊपर पड़ती है ना, नॉर्थ में, यहाँ पड़ती है ऊपर, कन्याकुमारी नॉर्थ में पड़ती है। तो दोस्तों इससे ऊपर जो भूमध्य रेखा से हमारा ऊपर है, तो दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ऊपर वाला हिस्सा जाहिर सी बात है यह दोस्तों उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। तो हमारे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में। आप समझ गए होंगे क्या, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? बताइए, आपस में पृथक किया जाता है, बताइए। अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, है ना, और दोस्तों मालदीव, लक्षद्वीप या सुमित्रा एवं जावा। बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर करेंगे अंडमान और निकोबार। क्या? अंडमान और निकोबार। अगर दोस्तों डिग्री की बात करता है तो यहाँ पर हम लोग डिग्री लिख लेंगे क्या, 10 डिग्री चैनल। क्या लिखेंगे? 10 डिग्री चैनल लिखेंगे, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर दोस्तों बात करता है 8 डिग्री चैनल की, जब भी बात आए दोस्तों 8 डिग्री की, तो दोस्तों 8 डिग्री किस किस को करता है? तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों मालदीव, दोस्तों मालदीव, मालदीव और दोस्तों मिनिकॉय। क्या लिखेंगे? मालदीव और दोस्तों मिनिकॉय, ठीक है। मालदीव, मिनिकॉय याद रखा जाएगा। अगर 9 डिग्री की बात करते हैं, 9 डिग्री की बात करते हैं, मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना, 9 डिग्री की बात करते हैं तो दोस्तों यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। उसके बाद अगर 11 डिग्री की बात करते हैं तो यह दोस्तों किसे करता है? बताइए किसे करता है, बताइए। यह दोस्तों अमीनिधि द्वीप और कन्नौर को करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है, यानी कि दोस्तों भारत का वह दोस्तों सबसे दूर वाला दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है, तो बताइए कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या दोस्तों पॉइंट कालीमर। तो दोस्तों दूर स्थित दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है, तो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पिगमिलियन, ठीक है, दोस्तों पिगमिलियन लिखेंगे, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक नाम और है दोस्तों, इसको दोस्तों इंदिरा पॉइंट को किसके नाम से जानते हैं? लिखते हैं दोस्तों पार्सन पॉइंट। क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों इसको पार्सन पॉइंट। क्या लिखते हैं दोस्तों? पार्सन पॉइंट। याद रखेंगे ये सारे नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 25, कहता है दोस्तों भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? बताइए किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों नागालैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। कब दिखाई देता है दोस्तों? 4 AM पर दिखाई देता है, ठीक है। कब दिखाई देता है? 4 AM,
ठीक है। अगर बात करते हैं अस्त कब होता है तो लिखेंगे दोस्तों 4 PM, ठीक है। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं ईटानगर, क्या हो जाएगी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है या दोस्तों अविकसित है या विकासशील है या दोस्तों पिछड़ी हुई है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों, विकासशील है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर धन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों धन, क्या करेंगे, धन करेंगे। धन की न्यून कार्य क्षमता, बिल्कुल सही है, ये तो है। यहाँ पर कह रहा है प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी है। अगर करते हैं पूंजी निर्माण में न्यून दर, पूंजी निर्माण में न्यून दर, ये भी है, क्योंकि यहाँ से हमसे पूछा गया नहीं है, क्या नहीं है, ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी, दोस्तों ये नहीं हो, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय गरीबी आयोग द्वारा, राजकीय सांख्यिकी आयोग द्वारा या दोस्तों नीति आयोग का कार्यदल या दोस्तों राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा। बताइए गरीबी के आकलन की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों नीति आयोग का कार्यदल इसकी आकलन करता है गरीबी का, ठीक है, गरीबी का आकलन नीति आयोग का कार्यदल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर निर्धारित नहीं हो सकी, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना का समय था उस समय तो उसको नहीं लागू किया गया बट दूसरे समय लागू किया गया, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं, 11वीं, 9वीं या दोस्तों 8वीं, बताइए कौन सी थी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे साथियों 1951 से दोस्तों 1956 तक हुई थी। कब, 1951 से 1956। दूसरी कब हुई दोस्तों, 1956 से 61, याद रखेंगे। तीसरी कब हुई, 1961 से दोस्तों 1961 से 66 हुई थी तीसरी। चौथी की बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर चौथी की बात करते हैं तो दोस्तों चौथी कब हुई थी, बताइए चौथी कब हुई थी। लेकिन चौथी दोस्तों स्टार्ट कब होती है, ये स्टार्ट होती है दोस्तों 1969। कब, 1969 से स्टार्ट होती है और यह दोस्तों 74 चलती है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि 1966 से चालू होनी चाहिए चौथी, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो चौथी का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम आगे और देखेंगे। अब हम पाँचवीं की अगर बात करते हैं दोस्तों, पाँचवीं कब शुरू होती है दोस्तों, यह 1974 से दोस्तों 78 तक चलती है। कब तक चलती है दोस्तों, 78 तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम छठवीं की बात करते हैं, किसकी, अगर छठवीं की हम बात करें, छठवीं कब तो हुई थी दोस्तों 78 के बाद, तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों कब, 1980 दोस्तों 1980 से 85 चलती है। अब यहाँ पर भी टाइम 1978 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन 80 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों छठवीं योजना है, तो छठवीं का भी ऑप्शन में नहीं है। अब आगे देखते हैं सातवीं है, सातवीं कब चलती है दोस्तों, सातवीं चलती है दोस्तों 1985 से दोस्तों 1985 से कब तक चलती है, 90 तक, ठीक है। अब सातवीं की बात करते हैं, आठवीं की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 90 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब आठवीं कब स्टार्ट होती है दोस्तों, 1992 में स्टार्ट होती है और 97 तक चलती है, ठीक है, 97 तक चलती है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर मिल गया। तो यह जो आठवीं अनुसूची, वो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि दोस्तों 90 में लागू होनी चाहिए, तो यह दोस्तों 1992 में लागू होकर के 97 तक चली है, जो कि ऑप्शन नंबर
हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगा बात करते हैं टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई हैं, तो दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1992 से 1997 चली थी। अगर 9वीं की बात करते हैं तो 1997 से 2002, फिर उसके बाद 10वीं चलती है दोस्तों, 10वीं चलती है कि 2002 से 2007, फिर 11वीं आ जाती है मेरे प्यारे साथियों 2007 से 2012, फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है दोस्तों 2012 से 2017। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। किलोवाट आवर विद्युत सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों सेल्सियस ताप सही हो जाएगा। गुणक रक्त सही हो जाए। अगर दोस्तों रिएक्टर स्केल की बात करते हैं आर्द्रता थे तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर रिएक्टर स्केल की बात करते हैं तो दोस्तों यह किससे संबंधित है, यह दोस्तों भूकंप से संबंधित है। किससे? भूकंप। याद रखेंगे किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आज की क्लास के ये थे 30 प्रश्न। कितने थे? 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाले थे। नेक्स्ट आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों वीडियो आपको यह पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह 3 काम आपको करने होते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपना गला फाड़ फाड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों इतना तो काम बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? इतना काम करने से आपका कुछ नहीं जाता है, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके ये सब करने से, जिससे दोस्तों मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ और मैं आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास और ऐसे ही नोट्स बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं क्लास को करता हूँ यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ सरस्वती।